हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। यानी हमने अभी तक जो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, हाइड्रोकार्बन के जो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया था, उसके बाद पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि एल्केन है उसके बेसिक नॉलेज की, कि उसे एल्केन है उसे नए नए कंपाउंड है वो कैसे बनते हैं, या एल्केन की लंबी चेन है वो कैसे बनती है। उसके बाद हमने भी जैसे मतलब कार्बन की जैसे संख्या बढ़ती है, एक कार्बन है तो उसका नाम क्या है, दो है तो उसका नाम क्या है, तीन है तो उसका नाम क्या है, ये सब बातें हमने की थी। अच्छा, और कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे जो क्या थे, प्रतिस्थापी थे। प्रतिस्थापी के कुछ एग्जाम्पल बताए थे जो अभी काम आएंगे अपने। तो जैसे ही हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोकार्बन आ गए और हमने उनका नामकरण करना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे आ गए तो वो मिक्स हो जाते हैं। बहुत सारे मतलब एल्केन हाइड्रोकार्बन आ गए तो उनको अगर हम अलग अलग नाम नहीं देंगे तो मिक्स हो जाएंगे। जैसे मान लो कि पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं, अब उनको क्या गया, बहुत सारे मनुष्य या बहुत सारी जातियां हैं तो उनको अलग अलग नाम दे दिया गया ताकि उनकी पहचान है वो आसानी से हो जाए। इसी आधार पर हाइड्रोकार्बन का भी क्या हुआ, नामकरण करना शुरू कर दिया, जिससे अलग अलग यौगिक की अलग अलग पहचान हो जाए, आसानी से उनको पहचान सके। तो अब जैसे नामकरण करते हैं तो नाम निकालने के लिए जैसे कुछ विधियां भी जरूरी होती है, कुछ बातें हैं वो भी जरूरी होती है, तो उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो जैसे ही नामकरण की बात आई तो दो तीन विधियां बाहर निकल के आई। तो पहली विधि आई थी आपके रूट पद्धति या ट्रायल सिस्टम। ये पद्धति आई, ये कुछ यौगिकों के बारे में बता पाई थी। इनका सिर्फ मतलब कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो रखा और सामने उनका नाम रख दिया गया। ठीक है, ये विधि किसके आधार पर थी, ये थी कि वह पदार्थ कहां से प्राप्त होता है, जैसे मतलब उसकी उत्पत्ति हुई है ना, उसके आधार पर उस पदार्थ का नाम रखा गया था। ये अलग से अपने उसकी टेबल बनाकर मैं बता दूंगा अलग से आपको। अच्छा, व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति दूसरी विधि कौन सी आई, व्युत्पन्न पद्धति। ये ही कुछ कंपाउंडों के बारे में बता पाई थी। अब जैसे ही मतलब ये दो विधियां कंप्लीट हुई, यानी कुछ ही पदार्थों के बारे में बता पाई, यानी पूरे हाइड्रोकार्बन सिस्टम के बारे में नहीं बता पाई, तो वैज्ञानिकों ने एक सॉल्यूशन निकाला। वैज्ञानिकों ने कहा कि हम एक ऐसी पद्धति निकालें जो पूरे पृथ्वी पर चले, यानी सभी देश विदेश सभी लोगों पर चले साइंस के अंदर है, और सभी हाइड्रोकार्बन, एल्केन हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एल्काइन, सभी हाइड्रोकार्बन के बारे में वो अच्छी से बता सके। तो उसके लिए उन्होंने एक पद्धति निकाली जिसका नाम है IUPAC। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पद्धति समझना बहुत जरूरी है। अगर आप केमिस्ट्री के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो ये पद्धति है वो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अगर ये समझ में नहीं आई तो आपका केमिस्ट्री का जो बेसिक लेवल है वो आपका जीरो रहेगा। चाहे आप ऊपर की बातें कितनी पढ़ लो, आपका बेसिक नॉलेज है वो जीरो रहेगा। क्योंकि जब तक हम कंपाउंडों के नाम नहीं पता कर पाएंगे, यानी इस कंपाउंड का नाम क्या है, उस कंपाउंड का नाम क्या है, ये बात हमें पता नहीं होगी, तब तक हम केमिस्ट्री के अंदर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज की जो विधि है IUPAC, इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान लगा लिया ना तो बहुत सरल भी है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं लगाया और समझ में नहीं आई ना तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है। यानी आप 11th क्लास के अंदर आए हो तो 10th क्लास में भी पढ़ा है आपने, और अभी भी आप पढ़ोगे इसके बारे में पूरी जानकारी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। सिर्फ आपको कल वाले वो बताए हैं मैंने, कार्बनों की संख्या अलग अलग जिनके नाम है वो पता होना चाहिए, और जो अपने प्रतिस्थापी किए थे उनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो देखो, अब देखो कि IUPAC का पहले तो अपने को बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, IUPAC का पूरा नाम है वो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नाम है, ये नोट कर लो नोटबुक के अंदर, और खास करके इसे आप ध्यान रखना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा,
अब देखो ये होती क्या है या इसका नामकरण है वो कैसे करते हैं। तो एल्केन लेंगे, सिर्फ आज हम बात करेंगे एल्केन हाइड्रोकार्बन की। अगर आपको एल्केन हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक है कि सभी का नामकरण कर सकते हो, एल्कीन एल्काइन सभी का आप नामकरण कर सकते हो। अच्छा, तो एल्केन है, एल्केन की बात आई तो यानी कहने का मतलब हुआ कि कार्बन और कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, एकल बंध होना चाहिए। यानी जो कार्बन हमें लिया है उसके बीच एकल बंध होगा, वो कंपाउंड कौन से होंगे, एल्केन कंपाउंड होंगे। यही बात की थी अपने। अच्छा, और इसके अंदर अनुलग्न, अनुलग्न क्या लगेगा, एन लगेगा, एन। यानी जो कार्बन होगा, जैसे एक कार्बन है उसके लिए, जैसे हमने कल बात की थी कि एक कार्बन है उसके लिए पूर्व लगन होता है मेथ, ठीक है। और उस कंपाउंड को अगर नाम देना है हमें, आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो इस मेथ के अनुलग्न कौन सा लगाना है, एन लगाना है, और ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, मेथेन बन गया ना, मेथेन। इस तरह से इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, मेथेन हो गया। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। तो देखो अपने एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई आपको। आपको पहले तो कार्बनों की संख्या के आधार पर वो नाम याद करने, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्नॉन, डेक, ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, और इनका जो अनुलग्न लगता है, अनुलग्न का मतलब समझते हो, यानी पीछे का जो शब्द लगता है वो क्या लगता है, एन लगता है। ये इतनी बात अगर आपको पता है तो एक बार जो छोटे छोटे कंपाउंड है उनको आप आसानी से उनका नामकरण कर सकते हो, आईयूपीएसी नाम में दे सकते हो। जैसे अपने एग्जाम्पल आ गया, मैं पहला ही जो सदस्य आपका, जो पहला सदस्य है उसी को ले लो, यानी CH4। इसको इस तरह लिख सकता हूं मैं, CH4। इस तरह इसलिए लिखा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये कैसे आई, ये समझ में आ गया। यानी एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अब एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या लिखते हैं, C1 को मेथ। सभी में सिंगल बॉन्ड है, देखो कहीं पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो हमें क्या देखा कि इनके अनुलग्न क्या लगेगा, एन। तो हमारा कंपाउंड क्या बन गया, मेथेन। कंपाउंड क्या बना, मेथेन। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, मेथेन होता है। आया कुछ समझ में। अच्छा, अब जैसे हमारे पास एक कार्बन का हो गया, अगर हमारे पास आ जाता दो कार्बन का, दो कार्बन का आ जाता तो क्या होता, देखो CH3 CH3 एक ही बात है। ऐसे लिखूं तो मैं भी CH3 CH3 एक ही तो बात है। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन है, तो क्या बन गया, CH3 और CH3। अब आ जाओ नाम लिखते हैं अपने। दो कार्बन को क्या कहते हैं, याद किए या नहीं किए, दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। और इसका अनुलग्न, यानी सभी में देखो यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहां सिंगल सिंगल सिंगल, सभी में सिंगल है, तो अनुलग्न क्या लगेगा, एन। तो कंपाउंड क्या हो गया, एथेन। एथेन कंपाउंड क्या हो गया, एथेन हो गया। इस तरह से इसका नामकरण हो गया एथेन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे आगे शेयर करते चलो, ताकि आपके सभी फ्रेंड सर्किल के अंदर ये पहुंचे और सबको आसानी से समझ में आ जाए। अब जैसे दो कार्बन का आपने कर लिया, अब आ जाए जैसे 3 कार्बन का, ये आ जाए आपके पास CH3 CH2 और CH3। अब मुझे बताओ इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, मतलब 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। प्रोप बोलते हैं, सभी में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब वो तो हाइड्रोजन तो सीधे सिंपल सी बात है कि वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब कार्बन कार्बन के बीच भी क्या है, सिंगल है, तो अपने आ जाओ एन। तो इनको देखो, अपने को इनका जो संधि करते हैं तो क्या बनेगा,
प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन। बन रहा है नहीं बन रहा? बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको वो चीजें याद है कि कितने कार्बन को क्या कहते हैं तो बिल्कुल सिंपल बातें हैं, आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। अब देखो कई बार ऐसे आ जाता है, अब 3 कार्बन का हो गया हमारा, 4 कार्बन का लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3। अब मुझे बताओ आप कि 4 कार्बन को क्या कहते हैं? 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। चार कार्बन को बोलते हैं अपने ब्यूट। अच्छा, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट प्लस एन क्या बन जाएगा? जैसे ही संधि होगी इनकी क्या बनेगा? देखो ब्यूटेन। क्या बना? ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? यानी इसको आप बोलोगे ब्यूटेन। कई बार इसका नाम इस तरह भी लिखा जाता है कि एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन के नाम से भी इसे जानते हैं। यानी एन ब्यूटेन का मतलब, एन का मतलब है नॉर्मल ब्यूटेन, यानी लंबी एक नॉर्मल श्रृंखला बनी हुई है 4 कार्बन की और सभी में सिंगल बंध है। इसके आधार पर इसका नामकरण हमने दे दिया एन ब्यूटेन नाम दे दिया। आगे बात समझ में? अच्छा, अब देखो यहां तक तो बातें थी सिंपल बातें थी। अब देखो हमने जो कल प्रतिस्थापी पढ़े थे वो कहां काम आएंगे और वो कैसे आएंगे, उनका काम है या नहीं है, ऐसे ही पढ़ा दिया यानी उनके बारे में ये वो चीजें कैसे आएगी। तो उनके लिए या IUPAC नामकरण करने के लिए बड़ी बड़ी चेनें आएंगी, यानी 5 कार्बन की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 कार्बन की जो चेन आएगी, तो उनमें से कौन सी चेन हमें लेनी है, क्योंकि शाखित श्रृंखलाएं आएंगी जिनमें मतलब शाखाएं निकली होगी अलग अलग है, ठीक है। तो उनको हम कैसे चूज करेंगे और उनका नाम हमें कैसे लिखेंगे, वो बातें करते हैं अपने। तो IUPAC नाम लिखने से पहले अपने को कुछ नियम हैं, उनके बारे में पता होना जरूरी है कि हम जैसे मतलब लंबी श्रृंखलाएं आ जाती है, छोटे छोटे नाम हैं तब तो आप आसानी से नामकरण कर सकते हो, लेकिन जैसे लंबी श्रृंखला आ जाती है तो उनमें से कौन सी चेन अपने चूज करें, कौन से प्रतिस्थापी अलग रहेंगे, वो बातें सब आती है। तो नियम के अंदर पहला हमारा रूल है, देखो कि सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है और जो श्रृंखला से बाहर समूह रह जाएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी बोलते हैं। यानी जो लंबी श्रृंखला है उसका चयन करो। जैसे मतलब बात ये आती है लंबी श्रृंखला की, तो पहले तो इस बात पर आप गौर करो। ये देखो, अब जैसे अपने को ये चेन दे दी, यानी शाखित हमारे पास है, चेन हो गया, हाइड्रोजन अपने कंप्लीट कर लेंगे। पहले ये बात करो कि हमें श्रृंखला लेनी कौन सी है, क्योंकि श्रृंखला आप देखो इसके अंदर 2-3 बन रही है। एक तो ये बन रही है लंबी श्रृंखला इस तरह से, ठीक है, एक ये बन रही है ना। अच्छा, एक बन रही है ये, इसके लंबे वाले में बन रहे थे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और इसके अंदर देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन बन रहे हैं। तो हम कौन सी चूज करेंगे? सबसे पहले हमारे पास बात आएगी कि हमें लंबी यानी जो स्ट्रेट जाती हुई दिखाई दे रही है उसे हम क्या करेंगे? चूज करेंगे। पहली बात ये होगी। अब देखो इसके अगर मैं मान लो कि कार्बनों के हाइड्रोजनों की संख्या कंप्लीट करता हूं तो ये होगा CH3 CH2 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 और CH3, और ये होगा CH3। अब ये CH3 CH2 है, कहीं पर 3 है, ये लगा क्यों है? वो संयोजकता के आधार पर है। ये बात मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो के अंदर। अगर किसी को समझ में नहीं है या जिसने नहीं देखा है पिछले वीडियो तो वो नीचे लिंक में जाकर वो देख सकता है। अच्छा, अब देखो कि इसके अंदर CH3 CH2 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 और CH3, और ये तो ले ली अपने लंबी श्रृंखला। तो अपने लंबी श्रृंखला चूज कर ली। अब देखो लंबी श्रृंखला से जो बाहर यानी श्रृंखला चूज कर ली वो कार्बन 6 कार्बन तो उसके अंदर आ गए। अब जो बाहर समूह रहा उसे हमने क्या कहा कि वो होता है प्रतिस्थापी। क्या होता है? प्रतिस्थापी। आगे बात समझ में? पहला नियम है वो तो अपने कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपने दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कहता है
कि दो श्रृंखलाओं की लंबाई समान हो तो अधिक प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला लेते हैं। यानी अब ये कंडीशन आ जाए हमारे पास में कि मान लो कि आप किधर से भी श्रृंखला को चूज कर लो, उसके अंदर कार्बनों की संख्या समान आती है, दोनों के अंदर क्या कार्बनों की संख्या समान आ रही है, तो क्या करेंगे, तो हमारा क्या रहेगा कि हम कहेंगे कि उस श्रृंखला को चयन करेंगे जिस पर प्रतिस्थापी की संख्या अधिक हो। जैसे कोई श्रृंखला लेते हैं अपने, इसके अंदर देखो आप है कि अपने दो श्रृंखलाएं हैं वो समान कार्बन की बन रही है, एक तो ये जो लंबी जा रही है ये, और एक ये। अगर ये श्रृंखला लेते हैं अपने तो 6 कार्बन तो है, ये बात तो मान ली, लेकिन प्रतिस्थापी कितना जुड़ा है, एक जुड़ा हुआ है। कौन सा, आइसोप्रोपिल एक जुड़ा हुआ है। अगर अपने मान लो लंबी श्रृंखला लेते हैं इस तरह से, स्ट्रेट इस तरह से लंबी श्रृंखला लेते हैं तो हमारे पास प्रतिस्थापी कितने जुड़ जाएंगे, 2। तो हम कौन सी चूज करेंगे, लंबे वाली श्रृंखला इसको चूज करेंगे। तो 2 नियम है वो समझ में आ गया। अगर इनका नाम पूछ ले आपसे कि इनका नाम क्या है, तो देखो इनका नाम क्या बनेगा कि लंबी श्रृंखला है, यानी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। अब पहले, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो श्रृंखला से बाहर आपके प्रतिस्थापी बचते हैं तो उन प्रतिस्थापियों को पहले लिखा जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहले किसको लिखा जाएगा, प्रतिस्थापी को, बाद में चेन को लिखा जाएगा आपके। एक प्रतिस्थापी जैसे इसके अंदर बाहर रह गया तो इसको पहले लिखते हैं अपने CH3 को, कल बताया था मैंने, क्या बोलते हैं, मेथिल। कितने कार्बन है इसके अंदर, 6 कार्बन है। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। सभी में सिंगल बंध है तो अनुलग्न क्या लगेगा, एन। तो क्या नाम होगा, देखो मेथिल हेक्सेन। मेथिल हेक्सेन नाम हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है ना। यानी पहले, सबसे पहले आप प्रतिस्थापी का नाम लिखो, उसके बाद क्या करो आप उसका जैसे मतलब कितने कार्बन है वो लिखो और फिर अनुलग्न लगा दो और उसकी संधि कर दो। तो उसकी संधि करोगे तो आप क्या हो जाएगा, मेथिल हेक्सेन का निर्माण हो जाएगा। आगे देखो क्या नियम है इसके बाद, आगे हम बात करते हैं। तीसरा नियम वही बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास प्रतिस्थापी लगे हुए हैं श्रृंखला पर तो प्रतिस्थापियों को नामकरण करते समय पहले लिखा जाता है और उसके बाद क्या लिखा जाता है, पूरी श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। जैसे मान लो हमारे पास आ गया CH3, CH2 और CH3, ये कंपाउंड हमारे पास आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस लंबी श्रृंखला को चूज करेंगे। बाहर क्या रह गया, प्रतिस्थापी रह गया। तो अब प्रतिस्थापी जो बाहर रहा है इसका नाम क्या है, मेथिल। तो पहले नाम लिख दिया आपने मेथिल। उसके बाद देखो कि कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या लगेगा, अनुलग्न एन लगेगा। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। तो मेथिल ब्यूटेन इसका नाम आ जाएगा। तीसरी बात तो आपके कंप्लीट है। उसके बाद देखो बात ये आती है कि कई बार देखो आ जाता है, मतलब कि पूरी श्रृंखला पर 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी आ गए, 2 आ जाए या 2 से अधिक प्रतिस्थापी आ जाए, तो हम उनका नामकरण कैसे करेंगे, यानी कौन से प्रतिस्थापी को पहले लिखेंगे और कौन से प्रतिस्थापी को बाद में लिखेंगे अपने। तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए आप क्या करना है, आप क्या करोगे, अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान रखना जरूरी है। अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान रखना जरूरी है। कैसे, जैसे मान लो ये आ गया आपके पास, इस तरह से अपने ये लंबी श्रृंखला है, इसको चूज कर लिया। यही करेंगे क्योंकि ये करते तो हमारे पास प्रतिस्थापी एक ही बचता। तो अब देखो कि 5 कार्बन की श्रृंखला हमारे पास से प्राप्त होगी, यानी पेंटेन की हमें श्रृंखला प्राप्त होगी। अब उसके ऊपर प्रतिस्थापी कितने हैं, 2, एक है मेथिल और एक है एथिल। अब हमें अल्फाबेट का ध्यान रखना जरूरी है। अल्फाबेट का कैसे, जैसे मतलब इनका नाम लिखो आप, इनको बोलते हैं मेथिल, यानी किससे शुरू हो रहा है, एम से। ये किससे शुरू हो रहा है, ई से,
किससे शुरू हो रहा है? ई से शुरू हो रहा है। तो हम पहले किसका नाम लिखेंगे? एथिल का, उसके बाद मेथिल का लिखेंगे। अब बात ये आ जाती है, हमें क्या पता कि कौन से कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग देना भी जरूरी है। नंबरिंग देना भी जरूरी है, यानी जो श्रृंखला हमारे पास है ना 5 कार्बन की, उसको नंबरिंग देना जरूरी है। तो हम कार्बन को नंबर किस श्रृंखला, यानी नंबरिंग दो तरफ से दी जाती है इस तरह से, 1 2 3 4 और 5, या फिर इधर से दे सकते हैं 1 2 3 4 और 5। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें श्रृंखला को नंबरिंग किस साइड से, इस साइड से दें या इस लेफ्ट से या राइट से। इसके लिए भी नियम है कि भी ये कहता है कि हम नंबरिंग उस तरफ से देंगे जिस तरफ से प्रतिस्थापी को कम अंक प्राप्त हो, प्रतिस्थापी को कम अंक प्राप्त हो। जैसे यहां से अगर हम मान लो नंबरिंग दे रहे हैं, तो एक प्रतिस्थापी 2 नंबर पर है और एक प्रतिस्थापी 3 नंबर पर है। इस साइड से आ जाओ, 1 2 3, एक प्रतिस्थापी 3 पर है और एक 4 पर है। तो हमें किस साइड से देनी होगी? लेफ्ट से राइट की तरफ हमें नंबरिंग देनी होगी। तो हम क्या करेंगे? इस साइड से नंबरिंग देंगे। तो अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम। पहले लिखेंगे किसको? एथिल को। कितने नंबर पर है? 3 पर, 3 एथिल। ठीक है। उसके बाद 2 मेथिल, 2 मेथिल। ये तो हो गया प्रतिस्थापी का नाम। अब चेन का नाम करें तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। सभी में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो क्या लगेगा? पेंटेन। तो ये इसका क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया। यानी आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि भी हम एक तो नंबरिंग किस साइड से देंगे जिससे प्रतिस्थापी को कम अंक प्राप्त हो। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मान लो कि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी आ जाए और उनको हम कौन से को पहले लिखें कौन से को बाद में लिखें, ये कंडीशन हो जाए, तो हम क्या करेंगे? अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे, जिसमें अल्फाबेट को कम नंबरिंग यानी पहले लिखेंगे, जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसको पहले और बाद में आएगा उसको बाद में। इस आधार पर ये भी नाम हमारा गलत है, तो हम नंबरिंग के आधार पर इसको भी नाम दें। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 2 3 4, क्योंकि इधर से करते थे 1 2 3, यानी प्रतिस्थापी को 3 नंबर मिलता है, इधर से मिल रहा है 2। तो हम देखो तो हमारा जो मेथिल समूह है वो किससे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर कार्बन से। तो 2 मेथिल ब्यूटेन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, कई बार ये आ जाती है, अगले नियम के आधार पर हम बात करें तो कई बार ये आ जाती है कंडीशन है कि भी सेम प्रतिस्थापी है, यानी सेम प्रतिस्थापी जैसे मेथिल है या एथिल है या क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी, यानी चेन पर 2 आ सकते हैं या 2 से अधिक आ सकते हैं। तो उनके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि 2 आ रहे हैं तो उसके लिए डाई या बाई का उपयोग करेंगे, 3 आ रहे हैं तो ट्राई का उपयोग करेंगे। इस तरह से 1 आ रहा है तो मोनो है, मोनो लिखने की जरूरत नहीं है, बट 1 को क्या बोलते हैं? मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई कहते हैं अपने। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हो जाए उनके एग्जाम्पल अपने करते हैं। देखो इस तरह हमारे पास कोई एग्जाम्पल आ जाता है, तो चेन तो सीधी सी बात है कि अपने ये ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चेन ले ली, क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन है और कोई 6 कार्बन की हमारे पास चेन बन नहीं रही है, और इस चेन को लेंगे तो हमारे पास प्रतिस्थापी की संख्या भी क्या होगी? अधिक होगी। यही कंडीशन होगी। तो आप देखो इसका हम नामकरण करते हैं, तो नामकरण से पहले अपने को नंबरिंग देना जरूरी है। अच्छा, इस साइड से दें तो 1 2 3 नंबर पर आ रहा है दूसरा कार्बन, यहां से तो 2 नंबर पर 1 आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है और 1 आएगा 5 नंबर पर। अच्छा, इधर से दें तो 1 2 नंबर पर आएगा, 1 3 4 नंबर पर आएगा और 1 5 नंबर पर आएगा। बेटर है कि हम किस से दें? इस साइड से, क्योंकि इसको क्या मिल रहा है? 3 नंबर मिल रहा है, इधर से 4 नंबर मिल रहा है, तो अपने इधर से देंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी हमने इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ हमने नंबरिंग दे दी। अब बात ये आती है कि हमारे जो प्रतिस्थापी है उनको नाम लिखेंगे। पहले तो अपने नामकरण करते वक्त हम क्या करेंगे? उसका नाम लिखेंगे। तो उनका जैसे ही नाम लिखेंगे अपने, तो पहले किसको लिखें, यानी इन प्रतिस्थापियों में से पहले किसको लिखें? तो देखो, यानी मेथिल है 2 तो मेथिल है, तो इनका अल्फाबेट तो M से शुरू हो रहा है और इनका शुरू हो रहा है C से। तो पहले बात ये आ गई कि अपने क्लोरो को लिखेंगे। तो क्लोरो कितने नंबर पर है? 3 पर।
तो 3 क्लोरो। एक प्रतिस्थापी का अपने नाम लिख दिया। अच्छा, अब दूसरे प्रतिस्थापी दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है और नंबरिंग क्या क्या है देखो, एक 2 नंबर पर है और एक 5 नंबर पर है। तो देखो क्या कैसे लिखेंगे, एक 2 पर है और एक 5 पर है। कितने हैं? 2। 2 के लिए हम क्या लिखते हैं? डाई। 2 के लिए डाई लिखते हैं, तो डाई या बाई कुछ भी लिख सकते हो, डाई या बाई दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। डाई क्या चीज है? मेथिल। 3 क्लोरो 2 5 डाई मेथिल। अब चेन का नाम लिखो, कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स, और उनका अनुलग्न क्या लगेगा? एन लगेगा, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो इस श्रृंखला का इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो 2 5 डाई मेथिल हेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। और भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, जैसे इस तरह से हमारे पास श्रृंखला आ जाए, मतलब काफी हमारे पास में मान लो प्रतिस्थापी आ जाए, तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग किधर से देंगे? देखो इधर से दें तो 2 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पर आ रहा है। अच्छा, इधर से दूसरा प्रतिस्थापी 1 2 3 नंबर पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 4 नंबर पर, तो हम देंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन की चेन बन गई हमारे पास, यानी ये लंबी श्रृंखला बन गई 8 कार्बन की। अब प्रतिस्थापी देखो 1 2 3 और 4 बन रहे हैं हमारे पास में, 4 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, तो इनका नाम करेंगे अपने। तो अब बात यह आती है कि सबसे पहले हम प्रतिस्थापी कौन से का नाम है लिखेंगे। तो अल्फाबेट का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, एक क्लोरो है, एक फ्लोरो है और एक एथिल है, यानी एक तो हो गया क्लोरो, एक हो गया फ्लोरो, एक सी से एक एफ से, अच्छा एक एथिल यानी ई से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तो किसे लिखेंगे? अपने क्लोरो, यानी सी अल्फाबेट पहले आ रहा है। कितने नंबर पर है? 5 पर, 5 क्लोरो। अच्छा, उसके बाद आप देखो क्या आ रहा है? ए बी सी डी के बाद ई आता है, यानी एथिल लिखेंगे। कितने नंबर पर एथिल? 3 नंबर पर, 3 एथिल। उसके बाद फ्लोरो आएगा, यानी कितने नंबर पर है? 7 पर, 7 फ्लोरो। 7 नंबर पर आपके आ गया फ्लोरो आ गया। अब क्या बच गया? मेथिल बच गया। कितने नंबर पर है? 2 पर, तो 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब चेन कितने कार्बन की है? 8 कार्बन की। 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट, और अनुलग्न क्या लगेगा? सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन लगेगा, तो क्या आ जाएगा? ऑक्टेन। तो ये आपका नाम बन गया इस कंपाउंड का। क्या नाम बना? 5 क्लोरो 3 एथिल 7 फ्लोरो 2 मेथिल ऑक्टेन, ये इसका नाम हो गया। आगे बात समझे? तो इस तरह से आप ये 5-6 नियम है, इसको ध्यान रखना कि पहले हमने बात की कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। अब दोनों अगर सेम हो जाए, यानी कार्बनों की संख्या सेम आ जाए किसी कंपाउंड के अंदर श्रृंखला में, तो हम क्या करेंगे? जिस पर प्रतिस्थापी अधिक है उसको हम पहले चूज करेंगे, यानी उसको हम लेंगे। उसके बाद अगर मान लो नंबरिंग देनी हो हम श्रृंखला को, तो किधर से देंगे? जिस तरफ हमें प्रतिस्थापी को कम अंक प्राप्त हो उस तरफ से हम क्या करेंगे? उसे नंबरिंग देंगे। अच्छा, अब कंडीशन ये आ जाए कि हमारे पास प्रतिस्थापी 2 या 2 से अधिक है, तो कौन से को पहले लिखेंगे? जिसमें अल्फाबेट के हिसाब से हम लिखेंगे कि अल्फाबेट जिनका कम है, यानी जो पहले आ रहा है एबीसीडी के जो अल्फाबेट के आधार पर जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। अच्छा, अब आ जाए कंडीशन ये कि हम जैसे मतलब कि कोई प्रतिस्थापी है वो सेम प्रतिस्थापी 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा का यूज करेंगे। आगे बात समझ में? कई बार इस तरह से एक लास्ट नियम है उस तरह से आ जाता है कि हमें लिखना कैसा है नाम है। कई बच्चों को ये ध्यान नहीं रहता है कि कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ हाइफन लगाना है, ये चीजें कैसे होती है। तो आप देखो कि आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 अंकों के बीच में, जैसे कोई अंक आगे 2 3 इस तरह अंक आगे,
उनके बीच तो लगाना है कोमा, और अंक और नाम के बीच, जैसे मतलब ये टू मेथिल, इस तरह से हम लिख रहे थे ना टू मेथिल, तो ये जो निशान है ये होता है हाइफन का निशान होता है। तो अंक और शब्द के बीच क्या लगाना है, हमें हाइफन को यूज करना है। जैसे हम ये नामकरण करते हैं, इसको नंबरिंग दो 1 2 3, किधर से ही दे दो, चाहे प्रतिस्थापी को इधर से दे तो 2 नंबर पर है, इधर से दे तो भी 2 नंबर पर है। तो इनका नामकरण करते हैं। हमने देखो कि कितने प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, कौन कौन से, दोनों के दोनों मैथिल है। तो देखो क्या बनेगा, 2 2, यानी दोनों अंकों के बीच क्या लगेगी, कोमा लगेगी। अंक और शब्द के बीच क्या लगेगा, हाइफन लगेगा। तो 2 2 डाई मैथिल, डाई मैथिल। अच्छा, श्रृंखला कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप। सभी में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एन लगेगा, तो प्रोपेन। तो 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। तो ये इतने नियम थे हमारे पास है, ये आपको समझ में आ गए होंगे, यानी इतने नियम हमने पढ़ लिए। ये लास्ट नियम था, इसका भी ध्यान रखना कि अंक अंक के बीच कोमा और अंक और शब्द के बीच हाइफन को यूज करते हैं अपने। तो ये IUPAC के हमारे नियम थे, इसके आधार पर आप नामकरण कर सकते हो। कोई सा भी कंपाउंड आ जाए आपके पास, आपको सिर्फ हमारे जो प्रतिस्थापी है उनका नाम पता होना चाहिए, और कार्बनों की संख्या के आधार पर उनका मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप, नॉन, डेक, इस तरह से वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो आप आसानी से IUPAC नाम कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा सा यानी आप समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। यानी जैसे आप रिवाइंड करोगे तो आपको 1-2 बार देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए। अगर ये समझ में नहीं आया ना, आज के नियम समझ में नहीं आए, तो आगे के टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। एल्केन अगर समझ में आ गया तो एल्कीन, एल्काइन है, वो चीज आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि IUPAC नाम है, उनमें सिर्फ चेंज क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चेंज होगा। वो थोड़े से नियम है, 1-2 नियम वो चेंज होंगे और लागू हो जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। ये तो होंगे ही होंगे, इसके साथ में वो जुड़ जाएंगे, बस इतना हाई चेंज है। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो शेयर करते रहें, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के पास वो वीडियो पहुंचे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो ये चैनल है राजेंद्र कुमावत के नाम से, इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास से पहुंचेगा। और एक बात और कि ये जो आज का हमने टॉपिक किया है उसके जो आपके कुछ एग्जाम्पल है बुक के अंदर दिया हुआ है, 11th क्लास की बुक के अंदर दिया है, तो वो कर करके आप देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद।